Hello friends, let's discuss the most relevant current affair for the UPSC CSE Prelims 2026. Even though these are the current affair of 12th July to 2025, sorry friends, we delayed the delivery of these current affairs, but some of the current affairs are very relevant, hence we should discuss these. The FATF report a comprehensive update on terrorist financing risk, Union Government law, the aspirational district program, Namibia adopt the India's UPI, a leap in the digital diplomacy, shadow banking, INS Nestar, India's first indigenous diving support system, draft petroleum and natural gas rule 2025, satellite communication services, and places news, Lake Turkana and Sierra Leone. Friends, we know about the FATF. The FATF is an intergovernmental organization which founded in 1989 uh, on an initiative of G7 to develop a policy to combat money laundering and to maintain certain interests. In 2001, its mandate was expanded to include terrorism financing. OECD Secretariat is also acting as the Secretariat for FATF. OECD is Organization for Economic Cooperation and Development, founded in 1961, and it stimulates the economic progress and world trade. The FATF recently published a comprehensive update on the terrorist financing risk. द टेररिस्ट नेटवर्क नाउ अडॉप्टिंग द ट्रेडिशनल एंड द डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम, जिससे उनके ऑपरेशंस बहुत लो कॉस्ट हो जाते हैं और उनमें रिस्क बढ़ जाती है और मिनिमम ट्रेसेबिलिटी वो इंश्योर कर पा रहे हैं. इसका कारण क्या है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका कि बॉर्डर पोरस हैं, जैसे अफ्रीका और साउथ एशिया ये कंट्रीज़. स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जो है मेजर इनेबलर है, जैसे कि पाकिस्तान कर रहा है या ईरान या फिर लेबनान कर रहा है इसराइल के लिए. फ्री ट्रेड जोन्स हैं जिनमें कि ओवरसाइट बहुत कम है, स्मगलिंग और फंड मूवमेंट बहुत आराम से हो जाता है. उसके अलावा इनफॉर्मल वैल्यू ट्रांसफ़र सिस्टम है जहाँ की रेगुलेशन बहुत कम है, जैसे कि हवाला सिस्टम है. टेररिस्ट की फाइनेंसिंग एक ट्रेंड बन गया है जहाँ पे ट्रेडिशनल और डिजिटल इनोवेटिव तरीके दोनों ही यूज़ किए जा रहे हैं. जैसे कि कैश बेस्ड फाइनेंसिंग, जैसे हवाला नेटवर्क तो था ही, जैसे अल शबाब या हमास यूज़ करता है. वर्चुअल एसेट भी अभी ये लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि बिटकॉइन और मोनेरो. सोशल मीडिया क्राउड फंडिंग में भी ये लोग यूज़ करते हैं, जैसे टेलीग्राम और फेसबुक कैंपेन. ऑनलाइन गेम में जो माइक्रो पेमेंट्स होता है वो भी एक जरिया बनता जा रहा है ताकि इनकी फाइनेंसिंग आराम से होती रहे. शुरुआत में लोग क्रिमिनल एक्ट करते थे ताकि जो है ये लोग फाइनेंसिंग कर सके, जैसे क्रिमिनल फॉर रैंसम करते थे, किसी किडनैपिंग कर ली, एक्सटॉर्शन ड्रग ट्रैफिकिंग कर लिया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर लिया, इलिसिटेड ट्रेड रिसोर्सेज कर लिया, जैसे कि गोल्ड और टिम्बर में करते थे, बोको हराम करता है इसको. उसके अलावा आपने कभी कभी दोस्तों टेररिस्ट जो है क्रिमिनल फंडिंग भी करते हैं रिसोर्सेज की, जैसे किडनैपिंग करते हैं, एक्सटॉर्शन और ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं और इलिसिट ट्रेड रिसोर्सेज करते हैं, जैसे कि गोल्ड का ट्रेड है, टिम्बर का ट्रेड है, जैसे बोको हराम करता है. मिसयूज़ ऑफ लीगल चैनल भी करते हैं, जैसे कि एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका फंड डाइवर्ट कर दिया जाता है चैरिटी के नाम पर. फ्रंट और शेल कंपनी जो है जो अपना फंड जो है डिस्गाइज करती है और वो भी रूट कर देती है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ. काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग की रिकमेंडेशन है कि रिस्क रिडक्शन किया जाए, स्मॉल और फ्रिक्वेंट ट्रांसफर्स का एनॉनिमेटेड टूल पे को मॉनिटर किया जाए, प्रीपेड कार्ड या प्राइवेसी कॉइन जैसी चीज़ों को. यूएनएससी बेस्ड जो टेररिस्ट डेजिग्नेशन हैं उनको जो है प्रमोट किया जाए. उसके अलावा इन्फोर्स किया जाए क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशन ऑन फाइनेंशियल सर्विलेंस को. पब्लिक प्राइवेट FATF पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में FATF का कोलैबोरेशन इंक्लूड किया जाए सोशल मीडिया के ऊपर, मैसेजिंग ऐप्स के ऊपर और गेम नेटवर्किंग के साथ, ताकि ये फाइनेंसिंग जो है हम देख सकें. दोस्तों रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया है. जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है वो माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 2015 के हिसाब से कहता है कि इन एवरी डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड बाय माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशन द स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिशेज द ट्रस्ट एज ए नॉन प्रॉफिट बॉडी टू बी कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के अंदर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड्स होंगे जो कि एवरी माइनिंग लीज होल्डर ऑफ विल पे ए फ्रैक्शन ऑफ रॉयल्टी नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ द रॉयल्टी टू द DMF एज पर द रेट प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. तो दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो मोस्टली ट्राइबल और अमंग द पूरेस्ट रीजन ऑफ कंट्री है वहाँ पे माइनिंग होती है, उसका बेनिफिट जो है नेचुरल रिसोर्सेज का उन लोगों को भी मिल सके जो लोग वहाँ पे रहते हैं. तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का फंड जो है उसको अलाइन किया जा रहा है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक के साथ, ताकि डेवलपमेंटल इम्पैक्ट मैक्सिमाइज हो सके माइनिंग अफेक्टेड रीजन में. एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम नीति आयोग के इनिशिएटिव हैं जो कि मोस्ट अंडर डेवलप्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक में डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करते हैं. ये प्रोग्राम जो है गाइड होते हैं प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के द्वारा, और ये प्रोग्राम जो है कन्वर्ज करते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड अलाइनमेंट करते हैं और मल्टीप्लाई इफेक्ट लाते हैं उन एरियाज़ में. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो है प्रायोरिटी सेक्टर को आइडेंटिफाई करती है, जैसे कि हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर एंड रिसोर्सेज एंड अलाइड सेक्टर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट कवरेज. करंटली जो है अभी 106 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 437
एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं। ये ब्लॉक्स और डिस्ट्रिक्ट ओवर द टाइम एक्सपैंड करते हैं, डीपर इंटीग्रेशन करते हैं माइनिंग अफेक्टेड एरियाज़ में। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की जैसे भी मैंने बात की कि माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957 में 57 को जब अमेंड किया गया 2015 में, तो उसके सेक्शन 9B में डाला गया कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन होना चाहिए। ये एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट की तरह काम करता है, ये वेलफेयर की तरह काम करता है उन एरियाज़ में जहाँ पे कि माइनिंग लोगों को अफेक्ट करती है, उनकी ज़िंदगी में प्रभाव डाल रही है। स्टेट स्पेसिफिक गाइडलाइन है प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना के, तो उसकी तरह काम करते हैं। दोस्तों रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नामीबिया की यात्रा में थे और नामीबिया की यात्रा में उन्होंने नामीबिया में यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्रोग्राम को जो कि रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उसको लॉन्च किया। यूपीआई की बात करें दोस्तों तो यूपीआई इज एन इंडियन इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम एज वेल एज प्रोटोकॉल डेवलप्ड बाय National Payment Corporation of India in 2016. The interface facilitates the bank's peer-to-peer and person-to-merchant transaction. It is because on the mobile device to instantly transfer fund between two bank accounts using only a unique UPI ID that it runs as an open source application programming interface API on the top of Immediate Payment System Services IMPS and is regulated by RBI Reserve Bank of India. The major banks started making their UPI enabled apps available to customer in August 2016. A system supported by almost all the Indian banks. So this moves reflects recently in as the UPI launches in the Namibia. This move reflects the India's ambition to expand UPI global footprint. And RBI's report of 2023 and 24 sets a goal with the NIPL, that is the NPCI International Payment Limited, that UPI should be expanded to the 20 countries by the 2028-29. UPI is already accepted in the Bhutan, Nepal, Mauritius, Singapore, Sri Lanka, UAE, and the France. As we have earlier discussed, it was launched in 2016 by NPCI and seamlessly it links multiple bank accounts in one mobile app. And it's enabled the peer-to-peer merchant payment, real-time settlement, bill payment, QR system, e-commerce. Why the globalizations of the UPI matters? Because it's expand the market, it expand the cross-border trade, small exporters empower and the Indian diaspora empowers outside the country. Interoperability and standardization increases when it's integrate the global finance fintech ecosystem. We are mostly depend on the Western-led payment system, but UPI is the one of major innovations that strengthen the India's power. Digital diplomacy, UPI is a soft tool which enables India's image and position of India as a leader of global digital public infrastructure. NIPL is NPCI International Payment System Limited, which established in 2020. It deployed the RUPE system and the UPI globally. UPI One World links the prepaid wallet for the foreign national and the NRIs visiting India. It is initiated for G20 countries. India's global DPI vision, digital public infrastructure vision, under the G20 presidency, India launched Global Public Infrastructure Repository and Social Impact Fund to support DPI in Global South. UPI is at the core of payment layer in this model. दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, शैडो बैंकिंग की तरफ। शैडो बैंकिंग एक सिस्टम है जहाँ पे कि रेगुलेशंस, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रेशंस कम रहता है फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम की तरह। लेकिन रिसेंटली इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि एनबीएफसी को हम नो लॉन्गर शैडो सिस्टम नहीं बोल सकते। जैसे कि शैडो सिस्टम के बारे में मैंने बताया कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी कम होती है, फाइनेंशियल नेटवर्किंग कम होती है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज की तरह काम करते हैं, बैंक लाइक फंक्शन करते हैं, लेकिन ये लैंडिंग और इन्वेस्टिंग करते हैं और आउटसाइड ऑफ ट्रेडिशनल बैंकिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के काम करते हैं। की कंसर्न्स क्या है? रेगुलेटरी आर्बिट्राज रहता है कि ओवरसाइट नहीं रहती, ट्रांसपेरेंसी कम होती है, कॉम्प्लेक्स और ओपेक स्ट्रक्चर जो है लगते हैं, रिस्क सिस्टमेटिक रिस्क रहता है, कैन ट्रिगर लिक्विडिटी एंड और क्रेडिट रिस्क एज सीन इन द 2008 फाइनेंशियल मेल्टडाउन। रोल इन इकोनॉमी, इसका इकोनॉमी में क्या रोल है? ये लिक्विडिटी प्रोवाइड कराता है, अल्टरनेटिव क्रेडिट चैनल देता है, फाइनेंसिंग गैप को फिल करता है और ऐसे गैप जो कि बैंक छोड़ देता है वहाँ उसको कवर करता है। एग्जाम्पल क्या है शैडो बैंकिंग के? मनी मार्केट फंड है, हेज फंड है, प्राइवेट इक्विटी फंड, सिक्योरिटाइजेशन फर्म्स। अगर बात की जाए एनबीएफसी के ट्रांजिशन की, तो एनबीएफसी अभी इंक्रीजिंगली रेगुलेट होते हैं आरबीआई के थ्रू, और ये इसमें स्केल बेस्ड रेगुलेशन है, स्ट्रिक्ट कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स हैं और इन्हांस डिस्क्लोजर एंड सुपरविजन्स हैं। अगर एनबीएफसी की दोस्तों बात की जाए तो एक ये लोन्स प्रोवाइड कराते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक्वायर करते हैं, ये लीजिंग ऑफर करते हैं और इंश्योरेंस सर्विसेज देते हैं। इट एक्सक्लूड द कंपनी, प्राइमरली उन कंपनी को छोड़ दिया जाता है जो कि एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में, ट्रेडिंग में और रियल एस्टेट में।
इनको बैंकिंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, नॉट ए पार्ट ऑफ पेमेंट सिस्टम, कैन नॉट इशू चेक, ये चेक नहीं इशू कर सकते। इंश्योरेंस जो है जैसे डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशंस है, इनकी इंश्योरेंस एनबीएफसी को अवेलेबल नहीं होती है। एनबीएफसी रिक्वायर इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट सिस्टम की सर्विसेज जो दे दी जाती है एनबीएफसी द्वारा, पर्सनल लोन्स हैं, होम लोन, व्हीकल लोन, गोल्ड लोन, माइक्रो फाइनेंसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, ये रजिस्टर्ड किए जाते हैं कंपनीज एक्ट 1956 के द्वारा। उसके अलावा ये कम लोगों के डिपॉजिट नहीं लेंगे फॉर 12 टू 16 मंथ के पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन डिमांड डिपॉजिट नहीं कर सकते। अगर एनबीएफसी क्लासिफिकेशन किया जाए तो मेजर एक्टिविटी बेस्ड क्लासिफिकेशन है, डिपॉजिट बेस्ड क्लासिफिकेशन है, सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट एनबीएफसी हैं जो कि 500 करोड़ से ऊपर के जिनके असेट्स हैं उनको सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी कहा जाता है। डिपॉजिट बेस्ड एनबीएफसी है, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जो कि सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है, या फिर अदर नॉन डिपॉजिट होल्डिंग है जिनके पास। अगर एक्टिविटी के बेसिस पे बोली जाए तो एसेट फाइनेंसिंग कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, लोन कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। मालेगांव कमेटी रिकमेंडेशंस के हिसाब से एनबीएफसी में फैक्टर्स मोर्टगेज कंपनी भी हो सकती है और नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग भी हो सकती हैं। देखो, इनका रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन होगा? अगर एनबीएफसी आरबीआई के साथ अगर रजिस्टर्ड है तो आरबीआई होगा। हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के होगा तो नेशनल हाउसिंग बैंक्स होंगे। अगर मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज है, वेंचर कैपिटल फंड कंपनीज है, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज है, अगर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं तो सेबी करेगा। निधि और म्यूचुअल फंड कंपनी होगी तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स करेगा। चिट फंड को स्टेट गवर्नमेंट सुपरवाइज और रेगुलेट करता है। इंश्योरेंस कंपनी को आरडीआई और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को रेगुलेट किया जाता है। नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनीज को कंपनी एक्ट में 1956 के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो है जो बेनिफिट्स हैं, एक तो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, उसके अलावा इनोवेटिव प्रोडक्शंस हैं, लिक्विडिटी है, सपोर्ट ऑफ एमएसएमई है। चैलेंजेस क्या है? फाइनेंस फंड का कंस्ट्रेंट होता है, एसेट क्वालिटीज़ चेक और क्रेडिट रिस्क का दिक्कत होता है, रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस होते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी खतरा एक बना रहता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों आईएनएस निस्तार की तरफ, जो कि इंडिया का पहला इंडिजीनियस डाइविंग सपोर्ट वेसल है। अगर हम डाइविंग सपोर्ट वेसल की बात की जाए करें तो ये एक ऐसे सपोर्ट वेसल होते हैं जो कि अंडर सी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। ये इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डिज़ाइन और कंस्ट्रक्टेड डाइविंग सपोर्ट वेसल है। आईएनएस निस्तार के पास डीप सी सैचुरेशन डाइविंग कैपेसिटी है। अगर सैचुरेशन डाइविंग कैपेसिटी की बात की जाए तो सैचुरेशन डाइविंग इज एन स्पेशलाइज्ड डाइविंग टेक्निक दैट अलाउड ड्राइवर टू वर्क एट एक्सट्रीम डेप्थ फॉर एक्सटेंडेड पीरियड बाय रिमेनिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, एसेंशियली बिकमिंग सैचुरेटेड विद ब्रीदिंग गैस मिक्सचर। तो इसका मतलब है कि एक डेप्थ पे अगर कंटिन्यूस बहुत देर तक अगर एक कोई वेसल काम कर सकता है तो उसको सैचुरेशन डाइविंग बोलते हैं। जैसे कि ये 300 मीटर तक काम कर सकता है डेप्थ पर। एक वाइटल कॉम्प्लेक्स अंडर वाटर मिशंस को ये जो है सपोर्ट कर सकता है। उसके अलावा साइड डाइविंग स्टेज हैं जो कि 75 मीटर तक काम करते हैं। रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल है जो कि ड्राइवर मॉनिटरिंग, अंडर वाटर इंस्पेक्शन, सैवेज ऑपरेशन अप टू 1000 मीटर डेप्थ तक काम करते हैं। ये मदरशिप की तरह काम कर सकता है डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल्स के लिए। की फॉर सबमरीन क्रू रेस्क्यू सिस्टम की तरह भी काम कर सकता है ड्यूरिंग द अंडर वाटर एमरजेंसीज। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है इसकी, ये सेल्फ रिलायंस इन्हांस करता है इन नेवल शिप बिल्डिंग अंडर आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम। उसके अलावा जो है ये क्रिटिकल कैपेबिलिटी इंक्रीज़ करता है अंडर सी रेस्क्यू मिशंस में इंडियन ओशंस रीजन में। ये इंडिया के रोल को स्ट्रेंथन करेगा फॉर अंडर वाटर ऑपरेशन डिजास्टर रिस्पॉन्स। रिसेंटली दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। रिसेंटली ड्राफ्ट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रूल्स आए हैं 2025 के। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने इसको लॉन्च किया है या फिर इसको जो है रिलीज़ किया है, और ये आउटलॉ करेंगे जो पुराने रूल्स थे, पेट्रोलियम कंसेशन रूल्स 1949 या पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रूल्स 1959 या ऑयल फील्ड रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट 1948। जो की प्रोविजंस इसके हैं, जैसे आपको पता ही होगा कि ये सब पुराने लॉज हैं, तो पुराने समय में ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात नहीं होती थी, क्लाइमेट की बहुत ज़्यादा बात नहीं होती थी, उसके अलावा इंटीग्रेशंस की बात नहीं होती थी। तो अभी का जो सिस्टम है वो उन सभी की बात करेगा, अभी के जो रूल्स हैं। तो जो ग्रीन एनर्जी एंड क्लाइमेट कंप्लाइंसेस हैं वो कहता है कि मैंडेटरी मॉनिटरिंग होगी और रिपोर्टिंग होगी ग्रीन हाउस गैस इमिशंस की, कि कितना इमिशन होता है। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज सिस्टम का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। साइट रेस्टोरेशन फंड की ज़रूरत होगी जो कि पोस्ट क्लोजर मॉनिटरिंग करेगा मिनिमम 5 सालों तक। ये रिन्यूएबल एनर्जी को इंटीग्रेट करेगा सोलर, विंड, हाइड्रोजन और जियोथर्मल केसेस में। विद इन द ऑयल फील्ड ब्लॉक्स में ये इंडिया का एनर्जी ट्रांजिशन को सपोर्ट करेगा, डीकार्बोनेशन गोल को सपोर्ट करेगा।
ये स्टेबलाइजेशन क्लॉज उसमें रहेगा जहाँ पे कि इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट किया जाएगा फॉर द फ्यूचर एडवर्स एंड फिजिकल लीगल चैलेंज के लिए। ये कंपनसेशन और टैक्स डिडक्शन को भी जो है अलाउ करेगा इफ़ द रेगुलेशन चेंजेस। इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग जो है इसमें होगा, अगर कोई मैंडेटरी डिक्लेरेशन फॉर अंडर यूटिलाइज पाइपलाइन और फैसिलिटी करनी होगी जिससे कि डुप्लीकेशन रिड्यूस होगा, स्मॉल और न्यू इंट्रेंट को सपोर्ट मिल पाएगा। डेडिकेटेड एजुकेटिंग अथॉरिटी बनाई जाएगी टू इन्फोर्स कंप्लाइंसेज, रिजॉल्व डिस्प्यूट एंड इम्पोज पेनल्टीज। डाटा गवर्नेंस भी आजकल जरूरी है टू ऑपरेशनल डेटा फिजिकल सैंपल बिलोंग्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये क्या करेगा कि जो डेटा इंटरनली प्रोड्यूस हो रहा है उसको एक्सपोर्ट और एक्सटर्नल यूज़ के लिए अप्रूवल के लिए ज़रूरत होगा, और ये डेटा सिक्योरिटी का भी जो है काम करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं दोस्तों। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज वो सभी सर्विसेज के बारे में बात होती है जो कि वायरलेसली दी जाती हैं और ग्राउंड बेस्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी हेल्प नहीं ली जाती। तो जैसे टावर्स हैं या केबल्स हैं उनकी हेल्प ना ली जाए, वो सभी सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं। तो इसमें की यूज़र इसके हैं गवर्नमेंट है, मिलिट्री है, ब्रॉडकास्टर्स हैं, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और कॉर्पोरेट्स हैं। डिजास्टर कम्युनिकेशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है, नेविगेशन सर्विलेंस और मैरीटाइम सर्विसेज में यूज़ होता है। तो इंडिया ने स्पेस सेक्टर को लिबरलाइज तो किया है, जैसे कि 2020 में इसरो इंडिया स्पेस और NSIL के जो है वर्किंग है इन सब को सेपरेट किया गया, उनको क्लियरली डिफाइन किया गया कि इसरो को फोकस करना है डेवलपमेंट एंड रिसर्च पर, इंडिया स्पेस को रेगुलेट फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन को रेगुलेट करना है। NSIL एक कॉमर्शियल आर्म होगी जो हैंडलिंग करेगी सैटेलाइट लॉन्च को और सर्विसेज को। इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 में जो आई थी इसने लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टैब्लिश किया फॉर द नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ के लिए भी इन द सेक्टर ऑफ स्पेस। इट्स इनेबल द प्राइवेट एंटिटीज़ टू पार्टिसिपेट अक्रॉस द इंटायर स्पेस वैल्यू चेन। अगर जो प्राइवेट लोग हैं वो भी जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग से लेकर लॉन्च से लेकर सर्विस प्रोवाइडिंग के लिए। जो स्टार्टअप हैं, 2 स्टार्टअप हमको जो काफ़ी न्यूज़ में थे वो स्काईरूट एरोस्पेस जिसने कि विक्रम एस लॉन्च किया, पहला इंडिया का प्राइवेट रॉकेट, और ये सपोर्ट किया गया था इंडिया स्पेस के द्वारा। अग्निकुल कॉस्मोस जो है इसने एक प्राइवेट लॉन्च व्हीकल बनाया है जो कि क्रिटिकल कंपोनेंट को भी सप्लाई करता है इसरो को। अगर इंडिया स्पेस की बात की जाए तो एक ऑटोनोमस बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर जो क्रिएट की गई 2020 में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म के बाद। इट इन्हांस द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्पेस एक्टिविटीज़। इसने ऑथराइज किया, रेगुलेट किया स्पेस बेस्ड सर्विसेज को जो कि प्राइवेट कंपनियां देती हैं, मैनेज करता है डेडिकेट वेंचर कैपिटल फंड टू सपोर्ट इंडिया स्पेस टेक स्टार्टअप। एक सिंगल विंडो की तरह काम करता है जो कि पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशंस को इनेबल करती हैं। दोस्तों रिसेंटली लेक तुर्काना न्यूज़ में थी जहाँ पे साइंटिस्ट ने 18 से 20 मिलियन ओल्ड प्रोटीन को टूथ एनिमल से एक्सट्रैक्ट कर लिया, और ये मैमल का ये एक मैमल का टूथ था। एक मेजर ब्रेक थ्रू समझा जा रहा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। इसका जो प्राइमरली जो लोकेशन है लेक तुर्काना का नदन केनिया में है, और ये छोटा सा पोर्शन इसका इथोपिया में भी आता है। लेक तुर्काना देखा जाए तो यहाँ पे है, ये इथोपिया का बॉर्डर है ये वाला, और यहाँ पे है बेसिकली केनिया में ये लोकेट करता है। मेनली ओमो रिवर है जो कि इसको फीड करती है। अफ्रीका की 4th लार्जेस्ट लेक है, दुनिया की सबसे लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट लेक है, हाई वेपोरेशन है, सैलिनिटी है, और बाहर कुछ नहीं जाता है इसके, सिर्फ जो भी आता है अंदर आता है। लेक तुर्काना नेशनल पार्क भी इसमें है जो कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सियरा लियोन एक प्लेस इन न्यूज़ है दोस्तों जिसका कैपिटल फ्री टाउन है। ये कंट्री सियरा लियोन, ठीक है, ये छोटा सा कंट्री जो कि गिनी और जो है लाइबेरिया से वो है क्या घिरा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में गिनी है, साउथ में लाइबेरिया है, वेस्ट में अटलांटिक ओशन है। आइलैंड जैसे नियागाई टर्टल आइलैंड है जो कि वल्नरेबल है ड्यू टू द 2/3 ऑफ इट्स एरिया जो है सी लेवल राइज के कारण से लॉस्ट हो गया है। हाई क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी रहती है स्मॉल कोस्टल लैंडफॉर्म के कारण से। रिसोर्सेज इसमें काफ़ी रिच हैं, डायमंड, गोल्ड, बॉक्साइट, क्रोमाइट, रूटाइल जो है काफ़ी मिलता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, अल्टरनेटिंग रेनी एंड ड्राई सीजन्स मार्क किए जाते हैं। चलिए दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं कुछ MCQs जो कि आज हमने पढ़ाई की। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 2024 की जो रिपोर्ट है ऑन टेररिस्ट फाइनेंसिंग कंसिडरिंग फॉलोइंग स्टेटमेंट। फ्री ट्रेड जोन्स आर लो रिस्क जोन ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग कस्टम इन्फोर्समेंट ग्लोबली। ठीक है दोस्तों, स्टेटमेंट ठीक है। टेररिस्ट ग्रुप इंक्रीजिंगली यूज ऑनलाइन गेम्स फॉर माइक्रो ट्रांजिशन टू अवॉइड डिटेक्शन, ये भी ठीक है। स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म इज नो लॉन्गर कंसिडर द रिलेवेंट एनेबलर बाय FATF, तो ये ठीक स्टेटमेंट नहीं है दोस्तों क्योंकि स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का तो खतरा बना ही हुआ है। ठीक है, तो अगर हम समझे तो इसका आंसर है सिर्फ सेकंड, इसका आंसर था। जो पहला ऑप्शन था वो ठीक नहीं था, तो हम लोग जो है इसको सिर्फ सेकंड को वो मानेंगे, क्या सेकंड को हम इसको ठीक मानेंगे। तो एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट। तो फ्री ट्रेड जोन्स आर लो रिस्क जोन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कस्टम एंड इन्फोर्समेंट ग्लोबली, तो लो रिस्क जोन तो नहीं है, हाई रिस्क जोन है क्योंकि इनमें सुपरविजन जो है मिस हो जाती है। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम लोग एग्जाम में भी कई बार गड़बड़ कर देते हैं और गलतियां कर बैठते हैं। तो इसमें हाई रिस्क जोन है
स्ट्रॉन्ग कस्टम इन्फोर्समेंट नहीं होता है यहाँ पे, वीक कस्टम इन्फोर्समेंट होता है। तो सिर्फ स्टेटमेंट सेकंड जो है ठीक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कंसीडरिंग द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इट इम्प्लीमेंटेड अंडर प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना, ठीक है। इट कवर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड विद एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, वो भी ठीक है। एम फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ सेक्टर लाइक एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल पेमेंट, तो डिजिटल पेमेंट इसमें नहीं है। एजुकेशन है, हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन डिजिटल पेमेंट नहीं है, तो इसका आंसर होगा पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। दैट ऑप्शन ऑफ फंड इंडियाज यूपीआई बाय नामीबिया इज सिग्निफिकेंट फॉर विच ऑफ फॉलोइंग रीजन, इट इनहांस द इंडियाज सॉफ्ट पावर एंड डिजिटल डिप्लोमेसी, ठीक है। इट रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन वेस्टर्न डोमिनेटेड पेमेंट सिस्टम, ठीक है। इट्स अलाउ डायरेक्ट रेमिटेंसेज इनफ्लो फ्रॉम ऑल अफ्रीकन यूनियन कंट्रीज टू इंडिया, तो ये नहीं है, ये जो है रेमिटेंसेस के लिए नहीं है, सिर्फ पेमेंट के लिए, तो पहला और दूसरा इसका आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। शैडो बैंकिंग के बारे में, इट ऑपरेट कंप्लीटली आउटसाइड बाय द परव्यू ऑफ एनी फाइनेंशियल रेगुलेटर, एनबीएफसी इन इंडिया कंसीडर द शैडो बैंकिंग ग्लोबली ड्यू टू द लैक ऑफ डिस्क्लोजर, और शैडो बैंकिंग एंटिटीज कैन पोज अ सिस्टमैटिक रिस्क सिमिलर टू द रेगुलर बैंक, तो ये सिस्टमैटिक रिस्क तो देते हैं, लेकिन एनबीएफसी जो है अभी जो है शैडो बैंक की तरह नहीं समझा सकता। उसके अलावा शैडो बैंक ऑपरेट कंप्लीटली आउटसाइड द परव्यू, तो कंप्लीटली आउटसाइड नहीं रहते हैं, तो आंसर 3 सिर्फ एक सही आंसर होगा। ड्राफ्ट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रूल जो है, इट ड्राफ्ट द मैंडेट ऑफ ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग एंड इंट्रोड्यूस ए साइट रिस्टोरेशन प्रोग्राम, बिल्कुल ठीक। इट अलाउ द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट विद इन द ऑयल फील्ड, तो ये जो है, हाँ ये भी आंसर बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसका आंसर हुआ फिर फर्स्ट एंड सेकंड। इट एम्पावर लेसी टू एक्सपोर्ट द ऑपरेशनल डेटा फ्रीली तो नहीं देगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये है। तो आज के लिए दोस्तों इतना। अगर PDF चाहिए तो t.me/PYI इस पर जाके इसका PDF ले लीजिए, और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए, और कोई त्रुटि हमसे होती है तो वो भी कमेंट बॉक्स पे लिखिए। कोई आपको वीडियो चाहिए तो वो लिखिए, कोई हेल्प चाहिए तो वो लिखिए, हम लोग कोशिश करेंगे उसको प्रोवाइड कराने की। थैंक यू दोस्तों।